सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मित्र सिर्फ़ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, जबकि ख्याली पुलाव बनाने से ही काम नहीं चलेगा। ख्याली पुलाव तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष भी करना होगा, चलना भी होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि सोचने से आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, करने से बहुत कुछ मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूँ आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 7 के डिस्कशन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 6 का डिस्कशन करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 7 की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा ये साइंस सेट का PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा और हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर बड़ा ही आसान सा सवाल है, हमारे क्वेश्चन में W दिया हुआ है 56 जूल और इस पे जो बल लग रहा है 7 न्यूटन वो भी दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि विस्थापन कितना होगा, S = व्हाट। आप सबों को मालूम होगा कि जब बल और विस्थापन के बीच में कोण नहीं बन रहा होता है तब कार्य के लिए क्या फार्मूला होता है। आप सभी कहते हैं सर कार्य के लिए फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन। क्या फार्मूला होता है? बल गुना विस्थापन। आप सभी कहेंगे कि सर W की जगह हम 56 को रखेंगे, F के जगह हम लोग 7 को रखेंगे और S तो हमसे पूछा ही जा रहा है। 7 8 कितना होता है सर? तो आप कहेंगे सर 56। S = कितना हो जाएगा सर? 8 मीटर। तो आप ये बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो आप कार्य के लिए फॉर्मूला लिखे हैं उसमें क्या है सर? तो बल और विस्थापन के बीच में कोण नहीं बन रहा है। और अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बल और विस्थापन के बीच में इतना डिग्री का कोण बन रहा है तब कार्य के लिए क्या फॉर्मूला होगा? आप सभी कहेंगे सर W = Fs cos थीटा हो जाएगा। जब बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होगा तब कार्य के लिए क्या फार्मूला होगा? तो W = Fs cos थीटा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि cos थीटा के जो वैल्यू हैं उसको आप अपने माइंड में सेट करके रखिएगा, आपके लिए उपयोगी है। ऐसे cos थीटा के 3 वैल्यू को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला आप ध्यान में रखिएगा कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो गुरुजी 1 होता है। तो cos 0 डिग्री जब आपका एंगल बन रहा होगा बल और विस्थापन के बीच में तो किया गया कार्य कितना होगा? धनात्मक होगा और महत्तम होगा। साथ ही अगर cos 90 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे सर cos 90 डिग्री 0 होता है। तो आप ये कहेंगे कि बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा। cos 180 डिग्री की अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे सर -1 होता है इसका वैल्यू। तो जब बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा तो आप सभी क्या कहेंगे सर? किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और साथ ही साथ क्या होगा? न्यूनतम होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल, सिर्फ आपको देखने में भारी लग रहा होगा कि इतना सारा इसमें डाटा लिखा हुआ है, लेकिन एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, संवेग। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक लोहे का गेंद है जिसका द्रव्यमान 8 kg है और एक एल्युमिनियम का गेंद है जिसका द्रव्यमान 3 kg है और इस दोनों ही बॉल को क्या किया जा रहा है सर? तो 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। इस दोनों ही बॉल को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूमि से यानी कि पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर इस दोनों ही बॉल का क्या समान होगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चाहे आप हल्का वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओ या फिर भारी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराओ, पृथ्वी हर एक तरह के वस्तु को अपनी ओर कितने त्वरण से आकर्षित करती है? तो आप सभी कहते हैं कि सर पृथ्वी हर एक तरह के वस्तु को अपनी ओर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आकर्षित करती है, यानी कि खींचती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों ही बॉल को 20 मीटर की ऊंचाई से क्या किया जा रहा है? नीचे गिराया जा रहा है। तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर इस दोनों का क्या समान होगा? आप कहेंगे कि सर इस दोनों बॉल को भी पृथ्वी क्या करेगी? इतना ही त्वरण से खींचेगी अपनी ओर। तो जाहिर सी बात है कि दोनों बॉल का क्या समान होगा? तो गुरुजी त्वरण समान होगा, एक्सेलरेशन समान होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि 20 मीटर की ऊंचाई पर इस दोनों बॉल में से किसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि वस्तु का स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है सर? mgh होता है। यानी कि वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है? ऊंचाई पे डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 मीटर की ऊंचाई पर इस दोनों वस्तु में से किसका स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर जब वस्तु का स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ये लोहे का गेंद है इसका द्रव्यमान 8 kg है, जबकि एल्युमिनियम का जो गेंद है उसका द्रव्यमान कितना है? 3 kg। तो लोहे वाले गेंद का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा सर? ज्यादा होगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सर हाफ mv² होता है। क्या होता है सर? हाफ mv²। और गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? तो सर वस्तु के वेग पर डिपेंड करती है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में संवेग भी दिया हुआ है, तो संवेग क्या होता है? मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोमेंटम। और संवेग को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं और p इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? mv होता है। यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि संवेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप सभी कहेंगे सर मास को हम लोग kg में मापते हैं और वेलोसिटी के लिए हम लोग मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। तो संवेग का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? kg मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संवेग अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि 100 से क्या होता है सर? संवेग होता है, और 100 से क्या हो जाएगा गुरुजी? सदिश राशि हो जाएगा। तो संवेग क्या है आपका? सदिश राशि है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 2 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई 2 kg का पिस्तौल है जिससे जो गोली चली है उस गोली का द्रव्यमान 30 ग्राम है और गोली का वेग 150 मीटर पर सेकेंड है। तो पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग क्या होगा? आप सभी सोच रहे होंगे कि सर ये प्रतीक्षित वेग क्या होता है? मेरे मित्र प्रतिघाती वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतीक्षित वेग कहते हैं। प्रतिघाती वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रतीक्षित वेग कहते हैं। और इसी प्रतिघाती वेग को इंग्लिश में हम लोग रिक्वाइल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रिक्वाइल वेलोसिटी कहते हैं। बहुत सारे मित्र ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये होता क्या है? तो मेरे मित्र जब आप बंदूक से गोली चलाते हो तो जैसे ही गोली आपका आगे की ओर जाता है, बंदूक आपको पीछे की ओर झटका देता है। तो ये जो झटका है सर बंदूक का, इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिघाती वेग कहा जाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो गुरुजी इसके लिए फॉर्मूला होता है -mv/m। क्या फॉर्मूला होता है? -mv/m। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ये छोटा वाला m है ये क्या है सर? तो सर ये गोली का द्रव्यमान है। क्या है सर? गोली का द्रव्यमान है। और ये जो आपको छोटा वाला v दिख रहा है सर, ये क्या है सर? तो सर ये गोली का वेग है। क्या है सर? गोली का वेग है। और ये जो आपका नीचे में कैपिटल M है, ये क्या है सर? तो सर ये बंदूक का द्रव्यमान है। ये क्या है सर? बंदूक का द्रव्यमान है। अगर आपको ये सारा डाटा मालूम हो तो आप प्रतिघाती वेग आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? सर 30 ग्राम दिया हुआ है। जबकि बंदूक यानी कि पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? सर 2 kg दिया हुआ है। और गोली का वेग कितना दिया हुआ है? तो सर 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उन सबको हम लोग क्या करते हैं? सेम यूनिट में लाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बंदूक का द्रव्यमान kg में, ठीक है सर। गोली का वेग मीटर पर सेकेंड में, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गोली का द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे सर? हम लोग kg में लाएंगे। और आप सबों को मालूम होगा कि ग्राम को kg में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो सर 1000 से डिवाइड करते हैं। तो लीजिए यहाँ से ग्राम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं और क्या लिख देते हैं? kg लिख देते हैं। अब इन सारे डाटा को इस फॉर्मूला में पिरोएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गोली का द्रव्यमान कितना है सर? तो आप कहेंगे सर 30/1000। और आपका जो गोली का वेग है वो कितना है? तो सर 150 मीटर पर सेकेंड। और बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? सर 2 kg दिया हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये 0 तो इसके साथ सेटल हो जाएगा और ये
15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 15 15 कितना होता है सर जब गुना करेंगे तो 225, और 225 बटा कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर -2.25 हो जाएगा, यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिघाती वेग कितना होगा, वो कितना होगा सर, तो 2.25 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। आपका ऑप्शन है एक समान, वृत्तीय, असमान, आवर्ती। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर जब भी कोई वस्तु समय के निश्चित अंतराल में अपनी गति को दोहराती है तब उस वस्तु के गति को क्या कहते हैं, तो सर आवर्ती गति कहते हैं। और झूला जो है सर वो अपने गति को समय के एक निश्चित अंतराल में क्या करती है सर, दोहराते रहती है, इसीलिए झूले की गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर झूले की गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झूला पर जो बैठा हुआ लड़का है उसका गति क्या होगा, तो हम सभी कहेंगे सर आवर्ती गति होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी वस्तु अपने गति को समय के निश्चित अंतराल में रिपीट कर रही है, दोहरा रही है, तब उसके गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। आप सभी के मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम लोग दोलन गति इसको क्यों नहीं बोले, यानी कि ऑस्किलेटरी मोशन हम लोग इसको क्यों नहीं बोले। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ऑस्किलेटरी मोशन में जो वस्तु का गति होता है वो समय के निश्चित अंतराल में रिपीट नहीं हो रहा होता है, बल्कि दोलन गति की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें सीधे सीधे कहते हैं कि जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करती है तब इस टाइप के गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तो यहाँ पे हमको समय अंतराल से कोई मतलब नहीं होता है, जबकि आवर्ती गति में हमको समय अंतराल से मतलब होता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, उसकी जो गति होती है सर वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो दोलनी गति का भी एग्जाम्पल होता है और आवर्ती गति का भी एग्जाम्पल होता है। और साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एक समान भी दिया हुआ है और असमान भी दिया हुआ है, तो एक समान गति क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तब उसके गति को क्या कहा जाता है, एक समान गति, या फिर इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है। आप कहेंगे असमान गति क्या होता है, तो जब वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, जब वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तब वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति कहा जाता है। और मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तब उसके गति को क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी के द्रव्यमान m, दूसरा ऑप्शन है गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m, और तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय स्थिरांक, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या r। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान इन चारों में से किस पर निर्भर नहीं करता है। आप सभी कहेंगे कि सर गुरुत्वीय त्वरण इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है Gme बटा RE²। ये G क्या है सर, तो सर इसी को हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। साथ ही ये Me क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर ये मास ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये जो आपका RE है इसका मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, और हिंदी में क्या कहते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पृथ्वी की त्रिज्या। आप कह सकते हैं कि सर जी का जो वैल्यू है वो गुरुत्वीय स्थिरांक पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, जबकि जो गिरने वाली वस्तु होती है उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, यानी कि जी का वैल्यू गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जी का वैल्यू कितना होता है, तो सर इस जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो आपका कैपिटल जी है जिसको आप लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, तो सर इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप इस वैल्यू को भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे ये जो जी का वैल्यू है वो कहाँ पे है सर, तो पृथ्वी तल पे है। कहाँ पे है सर, पृथ्वी तल पे। पृथ्वी तल पे आप ध्रुव पे जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर पोल पे जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, जबकि विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पे जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। ध्यान में रखिएगा ये चीज कहाँ पे होगा, तो सर पृथ्वी तल पे होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब और पानी का घनत्व 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या है? क्या होगा इसका आंसर? अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर घनत्व के लिए तो फार्मूला मास बटा वॉल्यूम होता है, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ना तो द्रव्यमान दिया हुआ है और ना ही आयतन दिया हुआ है, सीधे सीधे दोनों का घनत्व दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग घनत्व की बात करते हैं यानी कि डेंसिटी की बात करते हैं, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो सर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है सर, द्रव्यमान बटा आयतन। और घनत्व का क्या होता है सर, यूनिट होता है, और वो यूनिट क्या है, तो केजी पर मीटर क्यूब। क्या है सर, केजी पर मीटर क्यूब। जब आप आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, जब आप आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग आपेक्षिक घनत्व किसको बोलते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि सर जो वस्तु का घनत्व होता है और जो जल का घनत्व होता है, इसी दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो हम इसके लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, तो वस्तु का घनत्व अब बटा जल का घनत्व, जल का घनत्व, ये क्या हो जाता है सर, आपेक्षिक घनत्व के लिए फार्मूला हो जाता है। और ध्यान में रखिएगा आप सबों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर आपेक्षिक घनत्व का भी क्या कोई यूनिट होता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सर आपेक्षिक घनत्व जो है ये क्या है सर, एक शुद्ध संख्या है, और जितने भी संख्या है आपका 1 2 3 4 5, इसका कोई यूनिट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो हमेशा आप क्या कहेंगे, आपेक्षिक घनत्व एक शुद्ध संख्या है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वस्तु का घनत्व बता जल का घनत्व। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चांदी का घनत्व कितना है। चांदी का घनत्व है सर 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और जो आपका जल है उसका घनत्व कितना है, तो सर दिया हुआ है जल का घनत्व 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जब दोनों का रेशियो लेंगे तो आप कहेंगे सर ये 10⁻³ और ये 10⁻³ सेटल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, तो सर 10.8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा सर, 10.8। क्या इसमें कोई यूनिट लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप देखिए कि आपके ऑप्शन में किस में यूनिट नहीं लगा हुआ है, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन सी में कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु है। आपका ऑप्शन है 273 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है -273 सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 273 सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है -273 केल्विन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमसे पूछा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है, और हम सबों को क्या मालूम है कि सर बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है सर, पिघलना शुरू कर देता है, यानी कि गलना शुरू कर देता है। तो बर्फ जिस तापमान पर गलना शुरू कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ का गलनांक बिंदु कहते हैं। तो बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है, तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस है। आप सभी को मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना के बराबर होता है, तो सर 273 केल्विन के बराबर होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पानी है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे जमता है सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और बर्फ गलता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश तरंग, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग और चौथा ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो तरंग होता है यानी कि जो वेव होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो सर ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है, तो सर पहला होता है यांत्रिक तरंग।
पहला कौन सा होता है सर, यांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मैकेनिकल वेव कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा अयांत्रिक तरंग। दूसरा कौन सा होता है सर, अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको इंग्लिश में हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका यांत्रिक तरंग है ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के। पहला होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। पहला कौन सा होता है सर, अनुदैर्ध्य तरंग। और दूसरा होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा कौन सा होता है, अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान में रखेंगे कि सर अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग को इंग्लिश में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग जब चलता है, यानी कि जो आपका ध्वनि तरंग है वो जब चलती है तो कैसे चलती है सर, तो संपीड़न और विदलन के रूप में चलती है। संपीड़न और विदलन के रूप में चलती है। और जो आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि जो आपका प्रकाश तरंग है वो क्या है सर, तो आप सभी कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश तरंग जो है वो किस रूप में चलता है, तो सर प्रकाश तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में चलता है। कैसे चलता है सर, तो क्रेस्ट और टर्फ के रूप में चलता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में सेट करके रखेंगे कि जो आपका यांत्रिक तरंग है वो दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कैसे चलता है, तो संपीड़न और विदलन की प्रक्रिया के थ्रू चलता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग कैसे चलता है, तो शीर्ष और गर्त के रूप में चलता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विदलन प्रतिक्रिया शामिल है। आप कहेंगे सर अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विदलन प्रतिक्रिया शामिल है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका अयांत्रिक तरंग होता है, यानी कि जो आपका नॉन मैकेनिकल वेव होता है, उसमें कौन कौन सा आ जाता है, तो सर उसमें आ जाता है आपका प्रकाश तरंग आ जाता है, साथ ही साथ आपका रेडियो तरंग आ जाता है। ये सब क्या है सर, तो सर ये सब के सब अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल वेव है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ आप एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग को हम लोग कहाँ उत्पन्न कर सकते हैं, तो सर ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग कहाँ उत्पन्न कर सकते हैं, तो सिर्फ द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर, द्रव के ऊपरी सतह पर, और ठोस में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार ये चीज़ पूछा गया है कि संपीड़न और विदलन जो होती है वो कैसे होता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संपीड़न जो है वो उच्च दाब और उच्च घनत्व के चलते होता है, उच्च दाब और उच्च घनत्व के चलते होता है। जबकि आपका जो विदलन की प्रक्रिया है ये निम्न दाब और निम्न घनत्व के चलते होता है, निम्न दाब और निम्न घनत्व के चलते होता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में जो प्रकाश तरंग दिया हुआ है वो कौन सी तरंग हो जाएगी, तो सर अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। और हमारे ऑप्शन में जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी हम लोग अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। और फिर जो आपका अनुप्रस्थ तरंग है, तो आप सभी कहेंगे, आपने जस्ट बताया है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, दूसरा है 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, तीसरा है 300 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, और चौथा है 400 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबा होगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों ने बचपन से पढ़ा है कि तरंग का जो वेग होता है, तरंग का जो वेग होता है वो तरंग के आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। तरंग के आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। क्या बराबर होती है, तो सर तरंग का वेग बराबर होता है। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, आवृत्ति को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम सभी पढ़ते हैं कि सर v इक्वल्स टू क्या होता है, तो न्यू इंटू लैम्डा होता है। v इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि सर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v बाई न्यू। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई न्यू। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये जो तरंग दैर्ध्य है ये आवृत्ति के क्या होती है सर, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य जो होती है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी
आवृत्ति क्या होगी सर, बढ़ेगी, तो जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर आवृत्ति घटेगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। आप सभी कहेंगे कि सर जिसका आवृत्ति सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। क्यों, क्योंकि तरंग दैर्घ्य जो है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपके ऑप्शन में किस ऑप्शन में सबसे कम आवृत्ति है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में कम आवृत्ति है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होती है, दूसरा ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है, तीसरा ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना के बराबर होती है, और चौथा ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। क्या होगा इसका आंसर, आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा सत्य है। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी किसके आधी होती है सर, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और साथ ही आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर है। हम सभी ये रटते रहते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये r इक्वल टू 2f हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, साथ ही यहाँ तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको भी आप समझ पाए होंगे। सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि जो दांत है एक वो आ रहा है और ज़्यादा बोलने पे वो एकदम से ऐसा लग रहा है कि तोड़ रहा है अंदर से। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बाकी का जो आपका 15 क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी आपका अगले सेशन में आ जाएगा और अगला सेशन भी आपका बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये पेन आराम हो जाए, उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग फिर से जैसे था वैसे ही कर लेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।